गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम आप लोगों को। और आप लोग कैसे हैं भाई? ये हड़प्पा सभ्यता इस टॉपिक पे 2 दिन तो चर्चा हुई है और 2 दिन पढ़ने के बाद आप लोगों को लग गया होगा कि क्वेश्चन का एरिया क्या है और पूछे गए प्रश्न आपसे सोल्व होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके नॉलेज का पता आपको कब चलता है? जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जब भी ये टॉपिक पढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा गया है सिविल सर्विसेज में या अन्य पीसीएस एग्जामिनेशन में, उसको बनाइए। अगर बन रहा है इसका मतलब है कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या मैं सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। चूँकि अंतिम गोल तो वही है, एग्जामिनेशन निकालना, और आपका आंसर बन रहा है, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव रूप में काम कर रहे हैं। और सुनने के साथ साथ काम की चीज़ों को अपने नोटबुक पे लिखा भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर कोई बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, कोई भी टेक्स्ट बुक, मैं गाइड की बात नहीं करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट बुक चाहे वो एनसीईआरटी ही हो जिसको आपने पहले से पढ़ रखा है, या आपके पास और भी कोई टेक्स्ट बुक हो, ज़रूर उसको एक बार पढ़िए। आपको गाइड पढ़ने की ज़रूरत कम पड़ेगी और अगर गाइड उसके बाद पढ़ेंगे तो आपका एनर्जी काफ़ी कम लगेगा और आपको बेहतर समझ में भी आएगा। लगेगा नहीं चलो ये पढ़ा हुआ है, और आप उसके संदर्भ को जब समझते हैं तो इन्फॉर्मेशन ईजिली आपका याद होता है ना। दूसरी बात कि भाई सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए। ज़रूरत के हिसाब से जब भी टाइम मिले थोड़ा ये करते रहिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हों। और हम लोग कल पढ़ रहे थे सोसाइटी, सामाजिक स्थिति हो गया था और हम लोगों ने कुछ इकोनॉमी पे बात की थी, इकोनॉमिक स्थिति। और इकोनॉमिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में हम लोगों ने पशुपालन पे चर्चा किया था, कृषि पे चर्चा किया था, शिल्प उद्योग पे चर्चा किया था। बचा हुआ था क्या? वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार के भी संदर्भ में हमने कुछ बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार काफ़ी उत्तम रूप में मौजूद रहा है। चूँकि नागरीकृत सभ्यता है और नागरीकृत सभ्यता का जो मुख्य बेस है वो हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार ही है। तो वाणिज्य व्यापार के लिए जो आवश्यक शर्त होना चाहिए वो तमाम हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है, जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया है। मैं एक बार ऐसे फिर भी समझा दे रहा हूँ। वाणिज्य व्यापार के लिए आवश्यक शर्त, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो चूँकि कृषि भी अर्थव्यवस्था का आधार है, और जब हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के कृषि को पढ़ा तो ये स्पष्ट हो गया कि कृषि क्या है, यानी उत्पादन अधिशेष है। उत्पादन अधिशेष होगा तभी क्या है, लोगों का अपना परचेजिंग पावर बढ़ेगा। तो जो बाजार वाणिज्य व्यापार के लिए आवश्यक शर्त होना चाहिए उसमें जो पहला शर्त है उत्पादन अधिशेष है, इसकी पुष्टि होती है। कैसे? याद कीजिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार का प्रमाण मिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिविल कैपिटल के रूप में है ना। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में प्रोजेक्ट किया पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट ने कहा। ऐसे मतलब कालीबंगा को भी राजधानी माना गया, लोथल को कॉमर्शियल कैपिटल माना गया है। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन क्या है? सरप्लस है। उत्पादन सरप्लस है, इसलिए क्या होगा? गैर कृषि उत्पाद का डिमांड बढ़ेगा, है ना, वस्तुओं की मांग होगी। यही वजह है कि शिल्पों में विविधता और विशिष्टता है। शिल्पों में विविधता और विशिष्टता, विभिन्न प्रकार के शिल्प देखने को मिलते हैं। कल आपने पढ़ा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उद्योग संगठित उद्योग के रूप में स्थापित है ना। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ईंट उद्योग, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का मुहर निर्माण उद्योग, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का क्या बर्तन उद्योग, लोथल का हाथी दांत उद्योग, मन का उद्योग क्या है? विशिष्ट उद्योग के रूप में स्थापित है। तो कल हमने शिल्प उद्योग पढ़ाया तो वहां पे हमने देखा शिल्पों में क्या है? विविधता भी है, शिल्पों में क्या है? विशिष्टता भी है। चूंकि लोथल में जो कार्नेलियन का मनका मिलता है जिसपे लाइनिंग बनी हुई है बिल्कुल स्पेसिफिक है, आंतरिक मार्केट में भी डिमांड है और बाह्य मार्केट में भी डिमांड है। ठीक है। तीसरा क्या है? शिल्प संगठन है।
यानी अगर शिल्प उद्योग विकसित रूप में है तो ये तो तब हो सकता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज रूप में इस फील्ड में डेवलपमेंट का काम कर रहा हो। तो शिल्प संगठन है, कैसे कह सकते हैं कि शिल्प संगठन है? एग्जाम्पल के तौर बताता हूं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जितने भी मृद भांड मिले, अधिकांश मृद भांड पर ठप्पा लगा हुआ है, ट्रेडमार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड का काम कर रहा है, उसके व्यापार का काम कर रहा है, या लोथल से सामान के एक बंडल का प्रमाण मिला जिस पर कई ट्रेडमार्क लगे हुए हैं। मतलब स्पष्ट है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। वाणिज्य व्यापार के लिए यह भी आवश्यक शर्त है जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नगरों की मौजूदगी है, चाहे वो एक्सचेंज सेंटर के रूप में हो, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में हो। हड़प्पा सभ्यता में कई नगर मौजूद हैं, जिसमें से कुछ को मेजर सिटीज की संज्ञा दी गई, कुछ सामान्य नगर के रूप में, कुछ कस्बा के रूप में। जब आप बुक पढ़ते हैं तो 7 नगर को मेट्रोपॉलिटन सिटी की संज्ञा दी गई, जिसमें 7 नगर की बात की जाती है। अन्य और भी कई नगर मौजूद हैं, बंदरगाह नगर के रूप में मौजूद हैं। इसका मतलब है कि एक्सचेंज सेंटर के रूप में, प्रोडक्शन सेंटर के रूप में ढेर सारे नगर हड़प्पा सभ्यता में क्या है, मौजूद है। यह भी वाणिज्य व्यापार का क्या है, आवश्यक सत्य है जो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिल रहा है। विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है कहने का मतलब उस दौर की कोई क्वाइंस के प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, सिक्के के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिसका डिमांड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में है। चूंकि मेसोपोटामिया के नगरों से हड़प्पा सभ्यता के बने हुए मुहर के प्रमाण, हड़प्पा सभ्यता के मृद भांड के प्रमाण, हाथी दांत के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि विनिमय का कोई ना कोई तो माध्यम है। हो सकता है बार्टर सिस्टम के रूप में ही लेन देन चलता हो सकता है मुहर प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में चल रहा हो, कहा जा सकता है। मानकीकृत बाट बटखरे हैं, यह कहने का आधार क्या है? लोथल बाट बटखरा उद्योग के लिए फेमस है। लोथल से चर्च के, फलक के बने हुए ढेर सारे बाट बटखरे के प्रमाण मिले, जो विभिन्न आकार के हैं, शंक्वाकार भी है, घनाकार है, वर्गाकार है, लेकिन 16 के गुणज पर आधारित है। यानी बाट बटखरे 16 के गुणज पर आधारित। कहां से? लोथल से। बाट बटखरा उद्योग वहां का संगठित उद्योग है। इसका मतलब है कि मानकीकृत बाट बटखरा भी चल रहा है, जो वाणिज्य व्यापार के लिए क्या है, आवश्यक शर्त है, होना चाहिए देन लेन के लिए। माप तौल के साधन हैं, बाट बटखरा भी मौजूद है, माप तौल के साधन है। तराजू का प्रमाण मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, तराजू का प्रमाण लोथल से भी मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से शंख का तराजू, लोथल से हाथी दांत की तराजू का प्रमाण मिला। डिसिमल सिस्टम पे आधारित स्केल के प्रमाण मिलते हैं, दशमलव पद्धति पे आधारित स्केल के प्रमाण मिलते हैं। कहां से? तो अब देखते क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल से। मोहनजोदड़ो से शंख का स्केल, हड़प्पा से कांसे का स्केल, लोथल से हाथी दांत का स्केल। इसका मतलब है कि मेजरमेंट का साधन भी मौजूद है, कहा जा सकता है। ठीक है, वाणिज्य व्यापार के लिए आवश्यक शर्त अगर देखा जाए तो परिवहन का माध्यम भी है ना। परिवहन का क्या है? माध्यम है, समझिएगा। पहले का मैंने बता दिया, इसको मिटाता हूं। आगे अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट फीचर के रूप में हम लोगों ने बाट बटखरा तक सुना है। नेक्स्ट फीचर क्या है? 7वां माप तौल का साधन। 8वां देखना है क्या? परिवहन का माध्यम है। परिवहन का माध्यम है कहने का मतलब क्या? यानी सामान के आदान प्रदान के लिए उनके पास क्या? परिवहन का माध्यम। यानी अगर आप देखेंगे स्रोत को तो इस वक्त परिवहन माध्यम के रूप में मालवाहक पशु का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखें, बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी इत्यादि का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बैलगाड़ी के पहिए का निशान एविडेंस के रूप में कई ऐसे खिलौने मिले हैं जो पहिया युक्त इक्का गाड़ी के रूप में है। इसका मतलब इसका भी इस्तेमाल हो रहा है। और क्या? नौका का भी इस्तेमाल हो रहा है। यानी परिवहन का क्या है? माध्यम है। जब हम नौका की बात करते हैं तो याद कीजिए 2 जगह से इसका प्रमाण मिलता है, मोहनजोदड़ो और लोथल। ठीक है, यहां से हम देखते क्या है, मिट्टी की बनी नाव की आकृति का प्रमाण। कहां से? मोहनजोदड़ो से।
सॉरी लोथल से और मोहनजोदड़ो से क्या मिल रहा है? तो मोहनजोदड़ो से हम देखते क्या है, मृदभांड पर नाव का अंकन। इसका मतलब है जहाज उद्योग भी तत्कालीन दौर में संगठित उद्योग के रूप में रहा होगा और इसके भी इस्तेमाल होते होंगे। या एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए, लोथल से क्या, एक विशाल गोदी 12 का प्रमाण, डॉकयार्ड का प्रमाण, यह बताता है कि यहां पे बड़े बड़े जहाज लगते होंगे, सामान का आदान प्रदान होता होगा। यह आवश्यक शर्त के रूप में है। बैलगाड़ी, इक्का गाड़ी, याद कीजिए, इससे संबंधित भी एविडेंस मिलते हैं। कहां से? चनहुद्रो से क्या, खिलौना गाड़ी का प्रमाण। इसका मतलब है कि इस रूप में पहिया युक्त गाड़ी का इस्तेमाल होता होगा। याद कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा है। दायमाबाद, दायमाबाद से हम देखते क्या है, कांसे का बना हुआ रथ का साक्ष्य, सारथी युक्त रथ का साक्ष्य मिलता है। लोथल से अलबस्तर पत्थर के पहिए का प्रमाण मिल रहा है। मतलब स्पष्ट है कि परिवहन माध्यम के रूप में मालवाहक पशु का भी इस्तेमाल हड़प्पावासी करते थे, बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते थे और नौका का भी इस्तेमाल करते थे। इसके लिए पर्याप्त प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है, कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां हो गया क्या, परिवहन का माध्यम हो गया, यानी वाणिज्य व्यापार का यह आवश्यक शर्त भी क्या, हड़प्पा सभ्यता में मौजूद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि हड़प्पा सभ्यता में वाणिज्य व्यापार के लिए ढेर सारे बंदरगाह नगर मौजूद है। कई ऐसे नगर हैं जिसको बंदरगाह नगर की संज्ञा दी गई, जैसे बालाकोट, डाबरकोट और अरहदीनो। ये सिंधु तट पर क्या है, बंदरगाह नगर के रूप में। सुतकांगेडोर और सोतका मकरान तट पे बंदरगाह नगर के रूप में। और इधर देखा जाए खंभात तट पर लोथल, प्रभास, भगतरब और मेहगम, ये क्या है, खंभात तट पर बंदरगाह नगर के रूप में। इसका मतलब ढेर सारे बंदरगाह नगर भी हड़प्पा सभ्यता में क्या है, मौजूद है। तो वाणिज्य व्यापार का यह आवश्यक शर्त भी पूरा कर रहा है हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर कहा जाए तो लेन देन या वाणिज्य व्यापार के लिए स्क्रिप्ट का होना जरूरी है, लेखन कला की जानकारी जरूरी है, तभी हिसाब किताब हो सकता है, आदान प्रदान लेन देन बड़े पैमाने पे हो सकता है। तो ये हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लेखन कला की जानकारी है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे मुहर हैं, मृदभांड है, जिसपे उनके अपने स्क्रिप्ट का प्रमाण, लेख का प्रमाण मिलता है। आगे हम लोग लेखन कला पढ़ेंगे, वहां क्लियर हो जाएगा। तो वो लेखन कला से वाकिफ है, पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये भी चीज मौजूद है। हड़प्पा सभ्यता का बाह्य संपर्क है, यानी बाह्य संपर्क के लिए रूट की जानकारी है, तब तो बाह्य संपर्क है, चाहे वो लैंड रूट हो या जल मार्ग हो, दोनों से वो वाकिफ है। एविडेंस से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापारियों की कॉलोनी राजसमरा में, फैलका में और दिलमुन में, ठीक है। राजसमरा की पहचान सीरिया से की गई, फैलका की पहचान किससे, कुवैत, और दिलमुन की पहचान क्या, बहरीन से। इसका मतलब स्पष्ट है कि पश्चिमी एशिया के देशों में, पश्चिमी एशिया में हड़प्पा वासियों का, व्यापारियों का क्या है, अपना कॉलोनी है। इसका मतलब है कि वाणिज्य व्यापार के लिए जो भी आवश्यक शर्त होना चाहिए, वो तमाम शर्त हड़प्पा सभ्यता में क्या है, मौजूद है, कर सकते। ये हुआ 11वां। अगला दीजिएगा 12 में अगर देखें तो अब बात उठती है क्या, हड़प्पा सभ्यता के लोग का बाह्य संपर्क भी था। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बाह्य संपर्क के कई प्रमाण क्या है, उपलब्ध है। बाह्य संपर्क के कई प्रमाण उपलब्ध है, कैसे कर सकते हैं, याद कीजिए। मेसोपोटामिया के लोग क्यूनिफॉर्म लिपि का इस्तेमाल करते हैं और उस क्यूनिफॉर्म लिपि को पढ़ने में सफलता मिल गई, ठीक है। जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार अपने पीक पर हुआ करता था, उस वक्त मेसोपोटामिया का शासक था लासा सारगोन। सारगोन के एक लेख का प्रमाण मिला है। सारगोन का लेख, यानी मेसोपोटामिया के शासक, यह हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता है। सारगोन शासक के लेख का प्रमाण मिला
और इस लेख में यह चर्चा है क्या कि मेलुहा के व्यापारी मक्कन के रास्ते कहां आते हैं? मेसोपोटामिया की राजधानी अक्कड़ आते हैं। ठीक है, मेलुहा की पहचान की गई किससे? सिंधु से। मक्कन की पहचान की गई कहां से? मकरंद तट। ठीक है, कहने का मतलब है कि मेलुहा के व्यापारी कहां पहुंचते हैं? मेसोपोटामिया की राजधानी अक्कड़ पहुंचते हैं अपनी जहाज, सामान से भरे जहाज को लेकर। क्यों? अपने सामान की बिक्री के लिए। और इसमें उन तमाम प्रोडक्ट की सूची है जिसे हड़प्पावासी समकालीन सभ्यता में क्या करते हैं? बेचते हैं। यानी सारगोन के लेख से भी स्पष्ट हो जाता है कि हड़प्पा वासियों का क्या है? समकालीन सभ्यता के साथ देन लेन है, वाणिज्य व्यापार है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात अगर देखा जाए, ऐसे अन्य कई प्रमाण हैं। समकालीन सभ्यता का एक नगर है, उसका नाम है उर। उर से प्राप्त एक लेख में हड़प्पा के अन्नागार की चर्चा है। इसका मतलब उड़ के लोग हड़प्पा के अन्नागार को जानते हैं। ये तो तभी जानेंगे जब दोनों के बीच कुछ आदान प्रदान होता हो, दोनों ही क्षेत्र के लोगों का आना जाना होता हो। तो उड़ से प्राप्त एक लेख में हड़प्पा के अन्नागार की चर्चा। ठीक है, समकालीन सभ्यता का नगर उर किस, लगास, उम्मा, ये तमाम नगरों से हम देखते क्या है? हड़प्पाई मृदभंड और हड़प्पाई मुहरों के प्रमाण मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तन का प्रमाण यहां से, और हड़प्पा सभ्यता का मुहर जो बिल्कुल वर्गाकार होता था, स्क्वायर होता था, जिस पर पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन होता था, ऐसे मुहरों की प्राप्ति हुई समकालीन सभ्यता के नगर से। ठीक इसी प्रकार अगर देखें हम तो लोथल से क्या मिला? पर्शियन खाड़ी के मुहरों का प्रमाण, फारस की खाड़ी के मुहरों का प्रमाण। ये राउंड शेप्ड मुहर हुआ करता था। कहां से मिला? लोथल से मिला। ठीक इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से क्या मिल रहा है? मेसोपोटामियाई मुहर का प्रमाण, जो आकार में गोल है, बेलनाकार है, जिस पे क्रॉस की आकृति है, गिद्ध की आकृति है। ये कहां से मिल रहा है? मोहनजोदड़ो से मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा से एक ताबूत समाधान का प्रमाण मिला। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, जबकि इस एरिया में ताबूत समाधान, कॉफिन, बरियल के प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा से एक ताबूत समाधान का प्रमाण मिला। ठीक इसी प्रकार लोथल से एक मम्मी के मॉडल का प्रमाण मिला। मम्मी की आकृति, मिस्र में मम्मी काफी पॉपुलर है ना? तो ये तमाम एविडेंस मिल रहे हैं। ये तमाम एविडेंस ये बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता के साथ संपर्क रहा होगा। यानी ये बाह्य स्रोत भी क्लियर कर रहे हैं, एक तो वाणिज्य व्यापार के लिए तमाम आवश्यक शर्त मौजूद, और दूसरा ऐसे तमाम एविडेंस जिसे आप बाह्य एविडेंस कह सकते हैं, ये क्लियर कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का बाह्य व्यापारिक संपर्क भी रहा होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अब अगर देखें तो वाणिज्य व्यापार के लिए जरूरी और क्या हो सकता है शर्त? तो एक शर्त कि क्या हड़प्पावासी आंतरिक क्षेत्र के संसाधन का दोहन करते हैं। आंतरिक क्षेत्र का संसाधन यानी कच्चे माल का दोहन, आंतरिक क्षेत्र के प्रोडक्ट का इस्तेमाल। तो अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में दीजिएगा अगला पॉइंट, आंतरिक क्षेत्र के संसाधनों का
दोहन या इस्तेमाल जो कह लीजिए। तो हम देखते क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग आंतरिक क्षेत्र से कई प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं, जिसका डिमांड आंतरिक मार्केट में भी है, जिसका डिमांड बाह्य मार्केट में भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिएगा, शक्कर रोहिणी पहाड़ी क्षेत्र है सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, कहा सिंधु एरिया में। हड़प्पा वासी यहां से चूना पत्थर की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र से हड़प्पा वासी शिलाजीत की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा जो एरिया है, यानी यहां का खेतरी खान, याद रखिएगा, यहां के खेतरी खान से किसकी प्राप्ति करते? तांबे की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कर्नाटक के कोलार खान से किस चीज की प्राप्ति करते हैं? सोना की प्राप्ति करते हैं। यानी भारत के आंतरिक क्षेत्र के संसाधनों का लगातार क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है ना। या कच्छ कठियावाड़ क्षेत्र, यहां से हड़प्पा वासी हाथी दांत की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हाथी दांत उद्योग संगठित उद्योग के रूप में है, और हाथी दांत की प्राप्ति कहां से? कच्छ कठियावाड़ क्षेत्र से हो रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार रंगपुर से जैस्पर पत्थर की प्राप्ति कर रहे हैं, है ना। और दक्कन क्षेत्र से जमुनिया पत्थर की प्राप्ति कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि आंतरिक क्षेत्र के संसाधन का क्या हो रहा है? भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब इन तमाम प्रोडक्ट, इसके सामान का डिमांड आंतरिक और बाह्य मार्केट में है। यह भी क्या है? वाणिज्य व्यापार को स्पष्ट करता है। दूसरा आप याद रखिएगा, हड़प्पा वासी आंतरिक क्षेत्र से किस किस प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं? अक्सर क्वेश्चन पूछा है, शिलाजीत की प्राप्ति कहां से? यहां पे क्वेश्चन यही बना है, शिलाजीत की प्राप्ति कहां से करते हैं? एक और दे दीजिएगा, काफी पॉपुलर है, जिसको याद रखिएगा। आपका सेलखड़ी, हड़प्पाई नगरों से सर्वाधिक मुहरों के प्रमाण मिले वो सेलखड़ी के बने हुए हैं। या दूसरी बात, सेलखड़ी के मूर्तियों का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा वासी सेलखड़ी की प्राप्ति करते हैं देवेन मोड़ी से। ये कहां? गुजरात में। ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसकी प्राप्ति हड़प्पा वासी कहां से करते हैं? भारतीय क्षेत्र से, आंतरिक क्षेत्र से कर रहे हैं। याद रहेगा। अब अगर देखा जाए तो ऐसे तमाम जो, या एक और दे दीजिएगा, समुद्री उत्पाद कहने का मतलब सीप, शंख, उसको आप सेल कहते हैं, उसके भी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो इसकी प्राप्ति कहां से? सिंधु तट पे बालाकोट से, और कच्छ कठियावाड़ क्षेत्र में कहां से? लोथल से, खंबात तक लोथल से प्राप्त करते हैं। तो अगर पूछता है कि आंतरिक क्षेत्र में किस सामान की उपलब्धता कहां से, तो आपको याद रहेगा, दो को ध्यान में रखिएगा विशेष रूप से, तीन। एक तांबा, राजस्थान खेतरी खान, शिलाजीत की प्राप्ति कहां से? हिमालय क्षेत्र से, और तीसरा सेलखड़ी की प्राप्ति कहां से? देवेन मोड़ी से, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के आंतरिक क्षेत्र से प्राप्त किया गया माल यही है। मतलब स्पष्ट हो जाता है, इतने तमाम एविडेंस से बिल्कुल क्लियर है कि हड़प्पा सभ्यता का वाणिज्य व्यापार उत्तम रूप में मौजूद है, आंतरिक व्यापार की स्थिति भी बेहतर है, और बाह्य व्यापार की भी स्थिति क्या है? एक्सटर्नल ट्रेड की भी स्थिति क्या है? यह भी काफी उत्तम रूप में मौजूद है। यही वजह है कि हड़प्पा वासी, याद रखिएगा, टीन की प्राप्ति कहां से? अफगानिस्तान और ईरान से करते हैं, ठीक है। हड़प्पा वासी चांदी की प्राप्ति कहां से करते हैं? अफगानिस्तान और ईरान से करते हैं, है ना। हड़प्पा वासी आपका लाजबर्द लेपिस लजौली एक पत्थर है, इसकी प्राप्ति कहां से करते हैं?
बदखशा अफगानिस्तान से करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछता है। या जेटाइट की प्राप्ति कहां से करते हैं? जेटाइट एक प्रकार का पत्थर है, कहां से? पामीर क्षेत्र से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पे लाजबर्द, चांदी और टीन। ठीक है, कांसा तो वो खुद निर्मित करते हैं। तो टीन ईरान अफगानिस्तान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, लाजबर्द बदखशा जेटाइट पामीर क्षेत्र से प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का आयातित माल और हड़प्पा सभ्यता का निर्यातित माल, इसको देख के ही लग गया होगा, क्योंकि कई ऐसे धातु हैं जिसके सामान हड़प्पाई स्थलों से मिले। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं है, हड़प्पाई स्थलों से लोहे के सामान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन टीन का बना हुआ सामान, तांबा का बना हुआ सामान, कांसा का बना हुआ सामान, चांदी के उपकरण, आभूषण इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। अगर देखा जाए तो टीन, चांदी, लाजबर्द पत्थर, ठीक है, इसे क्या करते हैं? इसे आयात करते हैं, इसको मंगवाते हैं। लाल रंग, इसका क्या करते हैं? आयात करते हैं। और निर्यात किस चीज का करते हैं? जो सारगोन के लेख को जब हम पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के निर्यातित माल के बारे में जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा वासी जिस सामान का निर्यात करते हैं, हड़प्पा वासियों का निर्यातित माल, तो ध्यान रखना है क्या? सोना, चांदी और तांबा का सामान। ठीक है, हाथी दांत और हाथी दांत का सामान, क्या? काली लकड़ी, है ना, मोती, सीप, शंख तथा इसका सामान, इसका भी निर्यात करते हैं। क्या? यहां का बना हुआ कार्नेलियन का मनका और क्या? मृदभंड इत्यादि का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, जिसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? सारगोन के लेख से मिलती है। ठीक है, तो जो भी आपका वाणिज्य व्यापार से संबंधित क्वेश्चन बनना चाहिए, लगभग सारे मुद्दे इस पूरे पॉइंट में आ चुके होंगे। ठीक है, ये तो आपका हुआ क्या? वाणिज्य व्यापार। अब आगे देखते हैं। अब छोटा छोटा एक दो टॉपिक है जहां थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करेंगे और बहुत कम इंफॉर्मेशन भी वहां पे है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें एक टॉपिक आपका बनता है हड़प्पा सभ्यता की क्या धार्मिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक स्थिति। अब यहां पे भी एक मुद्दा को सिर्फ ध्यान में रखेंगे आप कि लिटरेरी स्रोत अवेलेबल नहीं है, साहित्यिक स्रोत का अभाव है, जो लिखित एविडेंस है अभी तक पढ़ने में सफलता मिली नहीं। तो धर्म के क्रिया पक्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो भी पुरातात्विक साक्ष्य अवेलेबल है, खंडहर के रूप में, मूर्ति के रूप में, मृण मूर्ति के रूप में या चित्रण के रूप में, इससे हमें धर्म के क्रिया पक्ष की जानकारी मिलती है, अध्यात्म पक्ष की जानकारी नहीं मिलती है, दर्शन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे जब आप फिलॉसफी की बात करते हैं, बहुदेववाद, क्या कहता है, अद्वैतवाद की बात करते हैं या द्वैतवाद की बात करते हैं, या उपासना का उद्देश्य मोक्ष की बात करते हैं, तो इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर देवी देवता के बारे में और धर्म की क्रिया पक्ष के बारे में सिर्फ जानकारी मिलती है। मतलब स्पष्ट है कि साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पाई धर्म के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती, बल्कि क्या है, सीमित जानकारी मिलती है। किस चीज की? धर्म के क्रिया पक्ष की जानकारी मिलती है ना, यानी दर्शन की जानकारी नहीं मिलती, बल्कि धर्म के क्रिया पक्ष की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है। जब हम पूरे सोर्सेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो एक से अधिक देवी देवता की उपासना करते हैं। वनस्पति की भी धार्मिक महत्ता है, अग्नि की भी धार्मिक महत्ता है, पशुपति की उपासना होती है, पशु की उपासना होती है,
मदर गॉडेस की उपासना होती है। जल की भी क्या है, धार्मिक महत्ता है। यानी अगर ओवरऑल फीचर को देखें तो ये लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ये क्या है, बहुदेववादी, एक से अधिक देवी देवता की उपासना करते हैं। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या है, प्रकृति पूजक है, कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वनस्पति की उपासना, पशु की उपासना, अग्नि की धार्मिक महत्ता, जल की धार्मिक महत्ता, मतलब क्या है, ये प्रकृति पूजक भी है। ठीक है। तीसरी बात, अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के किसी भी साइट से देवालय का प्रमाण नहीं मिला, जबकि समकालीन सभ्यता में देवालय के प्रमाण है। पृष्ठ की उपलब्धता हड़प्पा सभ्यता में है, पुरोहित के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए संभावना व्यक्त की जाती है कि देवालय रहा होगा, या कुछ इमारत है जिसको देवालय के साथ भी जोड़ा गया। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता में किसी भी साइट से देवालय के प्रमाण नहीं मिलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब देखा जाए सीमित जानकारी, धर्म की क्रिया पक्ष की जानकारी, तो यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे कि किस देवी देवता की उपासना होती है। हड़प्पा सभ्यता में जिस गॉडेस की एक पूजा होती है, मदर गॉडेस की पूजा होती है, आप लिख लीजिएगा क्या, मातृ देवी की उपासना हड़प्पा सभ्यता में प्रचलन है। क्यों? मातृ देवी की उपासना हड़प्पा सभ्यता में सर्वत्र, यानी मदर गॉडेस की प्रतिमा का प्रमाण, या मृदभान पे मदर गॉडेस का अंकन, मुहर पर मदर गॉडेस का अंकन, यह सर्वत्र देखने को मिलता है। यानी मातृ देवी उर्वरा की देवी में, देवी के रूप में, वनस्पति की देवी के रूप में, वात्सल्य की देवी के रूप में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय है। चूंकि एक मुहर पे मदर गॉडेस को सिर केवल दिखाया गया, सिर नीचे पैर ऊपर, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से एक पौधा निकल रहा है, मतलब स्पष्ट है कि उर्वरा देवी के रूप में उपासना हो रही। लोथल से प्राप्त एक मुहर पे मदर गॉडेस के सिर पे बत्तख का एक जोड़ा बैठा हुआ है, यानी पक्षी की भी धार्मिक महत्ता है। मतलब स्पष्ट है कि अरण्य की देवी के रूप में भी उपासना मातृ देवी की हो रही है, मदर गॉडेस की हो रही। तो मदर गॉडेस की उपासना हड़प्पा सभ्यता में क्या, सर्वत्र जिसके प्रमाण मिलते हैं। दूसरा लिखिएगा, पशुपति की उपासना। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से पशुपति टाइप मुहरों के प्रमाण मिले हैं। यानी पशुपति टाइप मुहर के प्रमाण, पशुपति की आकृति जिस मुहर पे मिली, वो मुहर कहां अवेलेबल है, मोहनजोदड़ो में है ना। मोहनजोदड़ो में एक मुहर पे एक व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया, योग मुद्रा में दिखाया गया, उसके अगल बगल में कई जानवर बैठे हुए हैं, जिसकी तुलना मार्शल ने किसके साथ किया, शिव से किया। और मार्शल ने ही नामकरण क्या किया, पशुपति। यानी पशुपति नामकरण किसने किया, मार्शल ने। और यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, पशुपति की उपासना करते थे। ठीक है। अक्सर पूछता है पशुपति टाइप मुहर में, एक मुहर में जिन पशुओं की आकृति बनी हुई है वो कौन सा पशु था जिसकी आकृति बनी हुई है। तो एक मुहर में पशुपति के साथ जो सर पे शिरस्त्राण पहने हुए बिल्कुल त्रिशूल की तरह दिखता है, उसके अगल बगल में जो जानवर बैठा हुआ है, लिख लीजिएगा, हाथी, बाघ, भैंसा। ये क्वेश्चन पूछता है गैंडा, बकरी और हिरन, है ना। चूंकि हमारे शिव हैं जो जनरली पहाड़ पे दिखाई देते हैं, जो चित्र पिक्टोग्राफी देखते हैं या फिर जानवरों के साथ दिखते हैं, तो पशुपति टाइप एक मुहर में इन तमाम जानवरों का चित्र बना हुआ है। कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। एक मुहर में पशुपति को नाग के साथ दिखाया गया,
इसका मतलब सर्प की भी पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती होगी। और एक मुहर जो मोहनजोदड़ो से मिला उसे कहा गया क्या? सप्त मातृका पीपल वृक्ष मुहर। सप्त मातृका पीपल वृक्ष मुहर यानी एक मुहर है जिसपे पीपल के पेड़ के दो टहनी के बीच में इसी देवता को दर्शाया गया, जिसके सामने एक उपासक झुका हुआ है और जिसके पीछे 7 देवियां पीपल की टहनी पकड़े हुए खड़ी हैं। नामकरण किया गया सप्त मातृका पीपल वृक्ष मुहर कहां से? मोहनजोदड़ो से। तो ये एविडेंस बताता है कि उपासना किसकी होती होगी? पशुपति की होती होगी। स्पष्ट हो गया? चलिए, एक हो गया मदर गॉडेस की उपासना, दूसरा पशुपति की उपासना, तीसरा दीजिएगा नंबर 3 फैलिक वर्शिप। फैलिक वर्शिप इसके एविडेंस नवपाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। मोहनजोदड़ो से गोलाकार शंक्वाकार पाषाण की आकृति का प्रमाण मिला। इसका मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिवलिंग की उपासना भी करते होंगे, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की उपासना करते हैं, जिसका प्रमाण कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। याद रखिएगा, यानी प्रतीक पूजा का भी प्रचलन हड़प्पा सभ्यता में है। इसके अलावा अगर देखा जाए धर्म में ही दीजिएगा, इसके अलावा दीजिएगा एक श्रृंगी जानवर की उपासना। एक श्रृंगी जानवर की उपासना यानी यूनिकॉर्न की उपासना। एक श्रृंगी जानवर की उपासना, इसका एविडेंस कहां से? यानी बगैर कुबर वाला जानवर, बैल की तरह कुबर नहीं है, लेकिन सर्वाधिक उपास्य जानवर हड़प्पा सभ्यता का कौन है? यही है। जबकि कुबर वाले बैल की आकृति भी मिली बहुत अधिक संख्या में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोकप्रिय क्या है? एक श्रृंगी जानवर की उपासना हो रही है, जिसका एविडेंस आपको मोहनजोदड़ो से भी मिलता है, हड़प्पा से भी मिलता है। ठीक है, अब अगर गौर करके देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रित जानवर की भी उपासना करते हैं। मिश्रित जानवर की उपासना, जैसे आप पढ़ते हैं विष्णु के अवतारवाद के अंतर्गत नरसिम्हावतार, यानी आधा नर और आधा क्या? सिंह। ठीक उसी प्रकार अर्ध मानव या अर्ध पशु की भी उपासना होती थी। क्योंकि कई जगह पे ऐसी मूर्तियां मिली जिसमें सिर मानव का है, शरीर बकरे का है, सिर बकरे का, शरीर मानव का। इसका मतलब अर्ध मानव या अर्ध पशु की भी उपासना हड़प्पा सभ्यता में होती होगी, कहा जा सकता है। चलिए, इसके अलावा थोड़ा सा धर्म में अगर याद रखिएगा तो याद रखिएगा कि हड़प्पाई धर्म में क्या है? अग्नि का महत्व है। अग्नि का महत्व है कहने का मतलब याद कीजिए, कालीबंगा अग्निकुंड का प्रमाण, लोथल अग्निकुंड का प्रमाण, बनवाली से भी अग्निकुंड का प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब स्पष्ट है कि हड़प्पाई धर्म में अग्नि की महत्ता है ना। हड़प्पाई धर्म में क्या है? जल की महत्ता है। जल की महत्ता है। मोहनजोदड़ो का स्नानागार लगता है किसी धार्मिक अनुष्ठान से क्या है? प्रेरित या प्रभावित है ना। ठीक उसी प्रकार हड़प्पाई धर्म में नृत्य का महत्व। मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति, हड़प्पा से एक मानव की नृत्य मुद्रा में मूर्ति मिली। यद्यपि वो धड़ की मूर्ति है, इतिहासकारों ने उसे नटराज की संज्ञा दी। मतलब स्पष्ट है हड़प्पाई धर्म में क्या है? नृत्य का अपना महत्व है। हड़प्पाई धर्म में योग और मुद्रा का महत्व है। जैसे पशुपति टाइप मुहर में पशुपति बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में, ठीक है, ध्यान की मुद्रा में। ठीक इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली ध्यान मुद्रा में। मतलब योग और मुद्रा का वैल्यू है हड़प्पाई धर्म में, कह सकते। हड़प्पाई धर्म में वृक्ष का महत्व है। वनस्पति की भी उपासना होती है। पीपल वृक्ष का अंकन, पीपल वृक्ष के 2 शाखा के बीच पशुपति की आकृति बनी हुई है, इसका मतलब वृक्ष की भी उपासना हो रही है। हड़प्पाई धर्म में
धूपदानी का महत्व है मोहनजोदड़ो से, जहां पे एक श्रृंगी जानवर की मूर्ति बनी हुई है, सामने धूपदानी रखा हुआ है। इसका मतलब हड़प्पाई धर्म में क्या है, धूपदानी का भी महत्व है। तो यहां पे याद रखिएगा, क्वेश्चन जो बनेगा वो फैलिक वर्शिप से बन सकता है। पशुपति टाइप मुहर का प्रमाण कहां से, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। या सर्वाधिक उपास्य देवता कौन, तो हम देखते क्या है, मातृ देवी की उपासना सर्वत्र हड़प्पाई क्षेत्र में। बाकी धर्म में अंधविश्वास का समावेश हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलता है। क्रॉस को पवित्र मानना, स्वास्तिक चिन्ह को पवित्र मानना, ताबीज को पवित्र मानना, ठीक है। या आप कह सकते हैं क्या, एक श्रृंगी जानवर की उपासना, ये सभी क्या है, ये अपने आप में एक प्रकार का अंधविश्वास है। तो ये आपका धर्म से रिलेटेड मुद्दा है, और धर्म से रिलेटेड क्या आपका है, इंफॉर्मेशन है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में आर्ट, कला। कला में सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मूर्ति कला, लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें लेखन कला। इनकी लेखन शैली कैसी है, लेखन कला क्या है, लेखन कला की जानकारी कहां से मिलता है, ठीक है, ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। लेखन कला याद रखिएगा, लेखन कला का प्रारंभिक प्रमाण कहां से, हड़प्पाई लेखन कला के प्रारंभिक प्रमाण कहां से, रहमान ढेरी से, ठीक है। लेखन कला का एविडेंस हड़प्पा सभ्यता की किन चीजों पे देखने को मिलता है, याद रखिएगा, मुहर पे लेख का अंकन हुआ है, मृदभांड पे लेख का अंकन हुआ है, और दीवार पे लेख का अंकन हुआ है। धौलावीरा में दीवार पे बड़े बड़े अक्षरों में पिक्टोग्राफिक लिपि। इसका मतलब धौलावीरा के सार्वजनिक साक्षरता का यह प्रतीक है, जिसकी हमें जानकारी मिलती है। तो लेख जो भी मिले हैं मुहर पे, मृदभांड पे या धौलावीरा में, कहां से, दीवार से। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया, सूचना पट्ट अभिलेख का प्रमाण कहां से, याद रखिएगा, धौलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है, अभी तक हड़प्पा सभ्यता में अगर देखें तो लेखों की कुल संख्या अबाउट 3700, यानी मुहर पर खुदा हुआ लेख, मृदभांड पर खुदा हुआ लेख या दीवार पर खुदा हुआ लेख, अगर हम लेखों की संख्या को देखें तो 3700 लेख की प्राप्ति हुई, जिसमें से 50% लेख का प्रमाण कहां से, अकेले मोहनजोदड़ो से, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा को ऐड कर दें, अबाउट 87% लेख हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लेख की शैली क्या है, जहां भी लेख लिखा हुआ है, लेख की शैली क्या है, हलावर्त, क्या कहा गया, बुस्टोफेदन शैली। क्यों, चूंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लेख मिले हैं वो देखते क्या है, राइट टू लेफ्ट, और अगला सेंटेंस लेफ्ट टू राइट, नेक्स्ट राइट टू लेफ्ट, यानी शैली क्या है, हलावर्त है, शैली क्या है, बुस्टोफेदन है, कह सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लेखन शैली, ये किस प्रकार की लेखन कला है, इसे कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग चित्राक्षर लिपि का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। कहीं कहीं देखने को मिलेगा द्रविडियन लिपि का इस्तेमाल करते थे, है ना, ध्यान रखना है। अभी तक में क्वेश्चन यही पूछा है, कौन सी लिपि, द्रविडियन लिपि, कौन सी शैली, बुस्टोफेदन शैली। दीवार पे खुदा हुआ लेख क्वेश्चन पूछा है, कहां से, दीवार पे खुदा हुआ लेख या सूचना पट्ट अभिलेख, सूचना पट्ट लेख का प्रमाण कहां से, याद रखिएगा, धौलावीरा से, ठीक है। इस लेख के बारे में पहली बार उद्वाचन किसने किया,
कि भाई ये लेख है, इसकी ये शैली है। ये इस लेख का उद्वाचन किया आईडी महादेवन ने। ध्यान रखिएगा, उद्वाचन किया आईडी महादेवन ने। इसमें ढेर सारे मौलिक सिंबल हैं। अहमद हसन दामी 537 की बात करते हैं, लेकिन बेसिक सिंबल अगर देखा जाए तो अबाउट 400 से लेकर 450 सिंबल हड़प्पाई लेख में आपको देखने को मिल जाता है। तो एक आपका हो गया क्या, लेखन कला। ध्यान रखिएगा, 2-3 क्वेश्चन ही बनता है। प्रारंभिक लेख का प्रमाण रहमान की ढेरी। दीवार पे खुदा हुआ बड़े अक्षरों में लेख कहां से, धौलावीरा। इनकी शैली क्या है, हलाबर्त बुस्ट्रोफेदन। उद्वाचन किसने किया, आईडी महादेवन ने। अभी तक इतना ही क्वेश्चन आपका बना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, मुहर निर्माण कला। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुहरों का भी निर्माण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन बनता है हड़प्पाई मुहरों का आकार क्या है। तो हड़प्पाई मुहरों का आकार क्या, चकोर। उस वक्त मेसोपोटामिया में जो मुहर बनता था वो राउंड शेप्ड होता था, बेलनाकार होता था, लेकिन हड़प्पाई मुहरों का आकार क्या है, तो चकोर है। ध्यान रखिएगा। दूसरा, हड़प्पाई मुहर का निर्माण किस रॉ मटेरियल से हो रहा है, रॉ मटेरियल। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मुहर सेल खड़ी के बने हुए, अस्टीटाइट के बने हुए। अस्टीटाइट की प्राप्ति हड़प्पावासी कहां से करते हैं, देवेन मोरी से करते हैं, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर क्या आता है, टेराकोटा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तांबे का मुहर, कांसे का मुहर, चांदी के मुहर की भी प्राप्ति हुई है, लेकिन सर्वाधिक मुहर किस चीज के, सेल खड़ी के बने हुए। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मुहरों की प्राप्ति कहां से हुई। ध्यान रखना है, प्राप्त मुहर का 50% मोहनजोदड़ो से। मोटा मोटी 50%। अगर 2000 मुहर की प्राप्ति हुई है तो यह माना जाता है 1200 मुहर की प्राप्ति कहां से, मोहनजोदड़ो से हुई, ठीक है। तो सर्वाधिक मुहर की प्राप्ति कहां से, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट आइएगा, मुहर निर्माण की जो शैली थी, जो टेक्निक था, उसे क्या कहा गया, एकल सांचा घुमाव पद्धति। इसी आधार पे क्या होता था, मुहर का निर्माण होता था। मुहर पे पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन होता था। मुहर के एक कॉर्नर में क्या होता था, छिद्र होता था। कई प्रकार के मुहर पे चित्र बने हुए थे। चित्र के आधार पे आप कुछ स्पेशल मुहर की बात कर सकते हैं जब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट मुहर कौन सा। तो हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट मुहर याद कीजिए, पशुपति टाइप मुहर, यानी वो मुहर जिस पर पशुपति की आकृति का अंकन है। कहां से, याद रखना है, पशुपति टाइप मुहर का प्रमाण कहां से, मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुहर पर नाव का अंकन, चित्रण कहां से, मोहनजोदड़ो से, जहां से आपका क्वेश्चन बनता रहा है, ठीक है। या मुहर पर ध्वज का अंकन, या मुहर पर मातृ देवी के हाथ में ध्वज का अंकन कहां से, चनहुद्रो से, है ना। क्वेश्चन कभी कभी पूछा है, गिलगामेश कथा का अंकन कहां के मुहर पर, मोहनजोदड़ो के मुहर पर, ठीक है। तो ये 3-4 जो स्पेसिफिक मुहर है, इसको ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आर्ट के रूप में। यहां पे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का मुहर वर्गाकार, मुहर सर्वाधिक बने हुए सेलखड़ी के। सेलखड़ी की प्राप्ति कहां से, देवेनमोरी से। दूसरा, मुहर सर्वाधिक कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से। 50% मुहर देखने को मिलता है। मुहर पर नाव का अंकन कहां, मोहनजोदड़ो। मुहर पर मातृ देवी के हाथ में ध्वज का अंकन कहां, चनहुद्रो। ठीक उसी प्रकार मृदभांड निर्माण कला अगर देखें हम, देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। ये
नवपाषाण काल से ही मिट्टी बर्तन का निर्माण हो रहा था। मिट्टी का बर्तन हस्त निर्मित भी है और मिट्टी का बर्तन चाक निर्मित भी है। दोनों प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। बर्तन में भांड भी मिल रहा है, थाली, तस्तरी, साधारण बर्तन, बीकरनुमा बर्तन, ऐसे तमाम बर्तनों के प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, यानी चाक निर्मित बर्तन है तो रंगीन भी है, क्या है, चित्रित भी है, ऐसे बर्तन मिल रहे हैं। सामान्य तौर पे देखा जाए तो ब्लैक एंड रेड वेयर का प्रमाण भी मिल रहा है, यानी लाल काला मृदभांड, इसका भी प्रमाण मिल रहा है, या लाल मृदभांड का भी प्रमाण मिला, या काला मृदभांड का भी प्रमाण मिल रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो स्पेसिफिक मृदभांड है, याद रखिएगा, वो क्या कहलाता है, ब्लैक स्लिप्ड रेडवेयर। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का मृदभांड क्या, ब्लैक स्लिप्ड रेडवेयर, लाल मिट्टी का बर्तन जिसके ऊपर काले रंग की लाइनिंग बनी हुई है, यह हड़प्पा सभ्यता का क्या है, स्पेसिफिक मृदभांड है। मृदभांड पर क्या, मृदभांड पर ज्योमेट्रिकल डिजाइन का अंकन है ना। मृदभांड पर चित्राक्षर लिपि का अंकन है। ठीक है, मृदभांड पर पशु और वनस्पति का अंकन है। मृदभांड पर कहीं एक्सेप्शन के रूप में मानव का भी अंकन, यानी ये चित्रण शैली है, आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफिक ज्योमेट्रिकल डिजाइन, इसका मतलब सर्किल का चित्र, स्क्वायर का चित्र बना हुआ, आड़ी तिरछी रेखाएं भी देखने को मिलती हैं, या कुछ वनस्पति का भी अंकन हुआ है, मानव का भी अंकन हुआ है। ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक मृदभांड को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि कहां से मिला, जो आपका क्वेश्चन बनता है, यह भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो मृदभांड मिले उस पर ठप्पा लगा हुआ है, इसका मतलब व्यापार के लिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या हो रहा है, मृदभांड का निर्माण हो रहा है, क्योंकि उसमें ट्रेडमार्क लगा हुआ है। अब अगर स्पेशल हम मृदभांड की बात करें तो याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मृदभांड पर क्या है, ठप्पा लगा हुआ है, ट्रेडमार्क है। एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा है मृदभांड पर जातक कथा का अंकन कहां से, हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, मृदभांड पर चालाक लोमड़ी की कथा का अंकन कहां से, लोथल से। ठीक है, या मृदभांड पर मछुआरा का अंकन, हाथ में जाल लिए हुए है, पैर के पास कछुआ, मछली का चित्र बना हुआ है, कहां से, हड़प्पा। ये क्या है, स्पेसिफिक मृदभांड है, जिसको ध्यान में आपको रखने की जरूरत है, तो ये ध्यान रखना है। एक छोटा सा चीज और क्या, अब अगर देखें हम मूर्ति निर्माण कला, अगर हम बात करें मूर्ति निर्माण कला का, लास्ट आपका है स्कल्पचर, मूर्ति निर्माण कला। मूर्ति निर्माण कला की अगर हम बात करें तो हड़प्पावासी 3 प्रकार की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। क्या, धातु मूर्ति, पाषाण मूर्ति और मृद मूर्ति, मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, धातु की मूर्ति का जो निर्माण करते हैं ये द्रविमोम विधि, या इसी को कहा गया भ्रष्ट मोम विधि। ठीक है, द्रविमोम विधि या भ्रष्ट मोम विधि, इसी को आप क्या कहते हैं, लिक्विड वैक्स मेथड कहते हैं। यानी सांचे में ढालकर, धातु को गलाकर पिघलाकर सांचे में ढालकर मूर्ति का निर्माण करते हैं, यानी सांचे में ढालकर मूर्ति का निर्माण करते हैं, है ना। सामान्य तौर पर जो मूर्तियां मिली वो या तो कांसे की बनी हुई है या तांबे की बनी हुई है, यानी धातु की मूर्ति का जो प्रमाण मिला या तो कांसे की या धातु की बनी हुई। किस चीज की, पशु पक्षी की, मानव की,
खिलौनों की मूर्तियां यही मिल रही है। अब यहां पे कुछ मूर्तियों को ध्यान रखेंगे जो धातु की विशिष्ट मूर्ति है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कांस्य नर्तकी की मूर्ति, कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो। ध्यान रहेगा, काफी पॉपुलर है, जिसके एक हाथ में कम चूड़ियां और एक हाथ पूरी तरह चूड़ियों से भरा हुआ है ना। या कई बार क्वेश्चन पूछा है कांसे का सारथी युक्त रथ का प्रमाण कहां से? याद रखिएगा दायमाबाद, है ना। 2 हो गया। तीसरा, धातु के रूप में अगर हम देखें तो आप ये याद रख सकते हैं पहिया युक्त खिलौना गाड़ी। कहां से? चनहुद्रो से। यह भी आपका किस चीज का बना हुआ है? कांसे का बना हुआ है। या तांबे का इक्का गाड़ी का प्रमाण कहां से? हड़प्पा से। तो यह आपका हो गया क्या? धातु की बनी हुई मूर्तियों की बात याद रखना है। यहां एक ही चीज पूछता है किस विधि से बना, तो द्रव्यमोम विधि, ब्रष्टमोम विधि, लिक्विड वैक्स मेथड, और 2-3 जो मूर्ति स्पेसिफिक है उसको ध्यान में रखिएगा, जिसमें अभी तक दायमाबाद से सारथी युक्त कांसे का रथ कई बार पूछा है और कांस्य नर्तकी की मूर्ति कई बार पूछा गया है। पाषाण मूर्ति का प्रमाण काफी कम है, काफी कम। जो भी मूर्तियां बनी है या तो वो सेल खड़ी की बनी हुई है या सैंडस्टोन की बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चट नामक पत्थर होता है, चट पत्थर का भी बना हुआ है ना। जो मूर्तियां पाषाण की मिली वो संग तराश पाषाण को काटकर तराश कर नहीं बनाया, बल्कि मूर्तियों के अलग अलग अंग प्रत्यंग को बनाकर उसको क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, मूर्तियां काफी कम स्टोन की। आप याद रखना है 2-3 मूर्ति जो काफी पॉपुलर है स्टोन की बनी हुई। एक प्रसिद्ध योगी की मूर्ति कहां से? मोहनजोदड़ो, ध्यान रखिएगा। दूसरा, कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मानव की मूर्ति, यानी सर नहीं है और ये कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्ति है। कहां से? याद रखना है हड़प्पा से। कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्ति कहां से? हड़प्पा से। या एक नृत्य मुद्रा में मानव धर की मूर्ति में ट्रंक, सर नहीं है, नीचे का पार्ट, कहां से? याद रखिएगा हड़प्पा से, जिसे इतिहासकारों ने क्या कहा? इसे नटराज कहा है। ठीक है, कहां से मिला? हड़प्पा से। तो स्टोन में ये 3 को ध्यान रखिएगा जहां से आपका क्वेश्चन बना। योगी मोहनजोदड़ो, कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मानव धर की मूर्ति हड़प्पा, नटराज की मूर्ति कहां? हड़प्पा। अब बचा क्या? मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा की मूर्ति। याद रखना है सर्वाधिक संख्या में मिट्टी की मूर्तियों का प्रमाण मिला, जिसमें सबसे अधिक जो मूर्तियां मिली वो किस चीज की? खिलौनों की। दूसरा, पशु पक्षी की। तीसरा, हम देखते क्या है? मानव की। मानव में भी क्या? मातृदेवी की ज्यादा, पुरुष का क्या? बहुत ही कम। यानी मृद मूर्ति का सब्जेक्ट मैटर क्या है? खिलौना, पशु पक्षी, मानव, जिसमें मातृदेवी की मूर्ति ज्यादा है, पुरुष की मूर्ति कम है। लेकिन सर्वाधिक मूर्तियां किस चीज की? खिलौनों की। याद रखिएगा, सबसे अधिक मूर्ति का प्रमाण अगर मिला तो खिलौनों का मिला। यहां पे 2-3 इंफॉर्मेशन याद रखिए, क्योंकि मूर्तियां ढेर है। मोहनजोदड़ो से मतलब बंदर की मूर्ति, खिलौना गाड़ी की मूर्ति, झुनझुने की मूर्ति का प्रमाण मिलता है, पेड़ पे चढ़ता हुआ बंदर की मूर्ति का प्रमाण मिलता है। लेकिन जो स्पेसिफिक है, जैसे घोड़ा की मृद मूर्ति, ये कहां से मिला? ध्यान रखिएगा, लोथल से, है ना। या मम्मी का मॉडल कहां से? लोथल से। क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है। या पूछ सकता है वृषभ की मूर्ति, बैल की मूर्ति कहां से? मोहनजोदारो से। ठीक है, 2 चीज याद रखना है, सर्वाधिक खिलौने, सबसे कम क्या?
पुरुष की मूर्ति का प्रमाण सबसे कम। बाकी जो स्पेसिफिक है, जिसमें मम्मी का मॉडल मोहनजोदड़ो, घोड़ा की मृत मूर्ति कहाँ, लोथल, वृषभ की मूर्ति कहाँ, मोहनजोदड़ो, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। खिलौने, झुनझुने, पेड़ पे चढ़ता हुआ बंदर, ठीक है, ऐसी मूर्तियों का प्रमाण कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से। ये आपका ओवरऑल फिनिश हो गया। 10 मिनट की बात है। जब नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम लोग ताम्रपाषाण काल फेज 3 पढ़ेंगे, उस दौरान मैं 10 मिनट चर्चा कर दूंगा डिक्लाइन पे और इसके ऑरिजिन पे, उससे संबंधित विद्वानों का क्या मत था उसके बारे में चर्चा करेंगे। और तब एक क्लास में आपका ये पूरा ताम्रपाषाण काल फिनिश हो जाएगा। तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद भाई, थैंक यू।